अच्छा जी, डिविडेंड आज हमने पढ़ना है चैप्टर 9। प्रॉफिट, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। साल के बाद कंपनीज जो हैं प्रॉफिट जो देती हैं उसको हम डिविडेंड। अच्छा जी, डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड टू द मेंबर्स बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। आप जो पेमेंट्स करते हैं मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में, तो कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी होता है? कौन सा होता है? जो रिजर्व, सब जो आपने पैसे कमाए हैं साल में, सारा का सारा तो नहीं ना आपने डिविडेंड में दे देना, कुछ रिज़र्व भी रखना है, मुश्किल हालात के लिए रखना है, जो कुछ भी है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसमें से आप कहते हैं कि जी इसमें से हमने अपने मेंबर्स को प्रॉफिट देना है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। Unless there are specific restrictions in the company's memorandum and articles, every company has an implied power to use the profit to make dividends to its shareholders. Association not for profit prohibits the payment of dividend to its members. Implied power क्या होती है? ऑटोमेटिकली उसको समझा जाए। अनलेस देयर इज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, अगर तो आपने डिविडेंड की पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसको स्पेसिफिकली आर्टिकल्स में लिख दें। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास पावर है कि वो डिविडेंड पे कर सकती है टू इट्स मेंबर्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तो डिविडेंड पे करती ही नहीं है, और उसके आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि डिविडेंड की पेमेंट नहीं होनी। तो ये वही वाली बात है जिस तरह आपने वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, बोरिंग पावर भी इम्प्लाइड है, उसको भी कहीं पे एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया। इस तरह ये कह रहा है कि जी डिविडेंड की भी जो पावर है वो भी क्या है, इम्प्लाइड है, अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। Certain restrictions on the declaration of dividend. The company in general meeting may declare dividend, but no dividend shall exceed the amount recommended by the board. डिविडेंड कितना देना है ये बोर्ड ने डिसाइड करना है। जब आपने डायरेक्टर्स वाला पोर्शन पढ़ा था तो डिविडेंड कितना देना है वो उसकी पार लिखी हुई थी वहाँ। इसका अप्रूवल कहाँ से आना है? जनरल मीटिंग से आना है। जनरल मीटिंग इस डिविडेंड की अमाउंट से एक्सीड ऊपर नहीं ले जा सकती। जो रिकमेंडेशन दी है उसको ही इन्होंने अप्रूव करना। Restriction on distribution of certain gains. No dividend shall be declared or paid by a company for any financial year out of the profits of the company made from the sale or disposal of any immovable property or assets of a capital nature comprised in the undertaking or any of the undertaking of the company, unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling or purchasing any such property or assets, except after such profits are set off or adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of capital nature.
एग्जाम्पल पढ़ें फिर इसको एक्सप्लेन। देखिए, कैपिटल नेचर की चीज़ों को या एसेट्स को बेच के डिविडेंड नहीं देना, ये तो बात समझ में आती है। आपने इन्वेस्टमेंट की हो, किसी घर वाले ने भी इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो अपने घर का सामान बेच के अगर घर चला रहा है तो उसका क्या मतलब है? अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी ना चीज़ें। तो प्रॉफिट कमाएं, उसमें से डिविडेंड दें। कैपिटल नेचर की चीज़ें बेच के, एसेट्स को बेच के डिविडेंड ना दें। अनलेस आपका काम ही ये है, प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं। फिर उसने एक एक्सेप्शन दे दी है कि 2 प्रॉपर्टीज़ बेची हैं आपने, एक में फ़ायदा हुआ है, एक में नुकसान हुआ है। उस नुकसान को सेट ऑफ करें, फिर रिमेनिंग अमाउंट में से डिविडेंड दें। यही हुआ ना एग्जाम्पल 1। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 520 मिलियन का, जिसमें 150 मिलियन का डिस्पोजल ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़ था जो बेसिकली 200 मिलियन की थी, और एक प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था 50 मिलियन का। तो वो जो नेट प्रॉफिट आया या पैसे जो बने वो 150 मिलियन, उसमें से वो कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट दे दें। समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? The investment properties may be carried on fair value with unrealized gains recognized in profit or loss as per IAS 40 investment property, but Companies Act requires that no dividend shall be declared or paid out of on investment property credited to the profit and loss account. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी 1 करोड़ रुपए की, उसकी वैल्यू आज 2 करोड़ हो गई। हम समझ रहे हैं जी उसका 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो गया। मार्केट वैल्यू की बात हो रही है। हमें 1 करोड़ मिल गया, रियलाइज हो गया? नहीं, मिला तो नहीं है ना। जब तक बेचेंगे नहीं, हम उसको 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट शो करवा के उसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। हाँ, बेच दें। एग्जाम्पल 7 देखें। IAS 40 के मुताबिक आप इसको गेन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि जी इसमें से डिविडेंड नहीं देना। कब देना है डिविडेंड? अगला क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड कब दे सकते हैं? जब एक्चुअल में आपको ये अमाउंट मिल जाएगी तब दे दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखिए। अच्छा, ये तो वही वाली चीज़ दोहरा दी गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें।
लास्ट पॉइंट देखें, डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस। रियलाइज का मतलब है जब तक बेच के आपके हाथ में पैसे नहीं। एक ही बात हो गई। अच्छा तुमने वो रियलिटी एक्सेप्ट कर ली तो उसी के साथ नहीं, मैं आ ही नहीं रही। ये इसके बाद वो क्या शब्द है? ये वो नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Any dividend may be paid by company either in cash or in kind only out of the profit. सर प्रॉफिट वाली बात तो अभी आपने पहले की। कैश में पेमेंट करते हैं या काइंड में करते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शैल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर्स? वो जो बोनस शेयर्स पड़ा था, जब पैसे नहीं हैं तो उसकी जगह पे आप शेयर्स देते हैं। ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। टी रूम में पड़ी थी, मैं ऐसे इधर ले कौन सी? अच्छा जी, टू बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। Any dividend declared by the company must be paid to its registered shareholders or to their order within such period and such manner as may be specified. In this regard, the Commission has issued Companies Distribution of Dividend Regulations 2007। ये जो regulations हैं, जिस तरह आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। कंपनीज एक्ट बना, SCCP एक्ट बना 1997 का। उसके मुताबिक एक अदारा क्रिएट कर दिया गया, अदारे को आगे से लेजिस्लेशन का इख्तियार दिया गया। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के वर्ड आए। एक्ट में सेक्शंस होते हैं, ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का क्या मतलब? देखिए, मेरे पास शेयर्स हैं, मैं रजिस्टर्ड हूँ एज शेयर होल्डर, मैंने आपको बेच दिए। आपने अपने नाम पे शेयर्स अभी नहीं करवाए, डिविडेंड अनाउंस हो गया। कंपनी के रिकॉर्ड में कौन है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर? ठीक है, कई दफ़ा एग्रीमेंट हो जाता है, बिक गए होते हैं शेयर्स, लेकिन किसी ने अपने नाम पे अभी शेयर्स वहाँ पे नहीं करवाए हुए, तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। पीरियड ऑफ पेमेंट जी, रेगुलेशन 3 and 2, except when it is allowed under the law to withhold the payment of dividend, chief executive officer of every company is responsible to make the payment of cash dividend within a period of 10 working days. चीफ एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैश की पेमेंट करे विद इन 10 वर्किंग डेज। डिविडेंड देना जो है, हर साल कंपनी का डिविडेंड अनाउंस करना लाजिम नहीं है, नुकसान भी तो हो सकता है, लेकिन डिविडेंड अनाउंस कर दिया गया तो इसके बाद ये कंपनी के ऊपर डेट बन गया। अब वो नहीं देते तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते। चीफ एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 वर्किंग डेज को उसने एक्सप्लेन कर दिया है, वो डेज जहाँ पे बैंक्स ओपन होते हैं, बेसिकली 2 हफ्ते ही कह लें, 5 दिन खुले होते हैं ना बैंक्स, तो वो 2 वीक्स हो गए, लेकिन 10 वर्किंग डेज की बात हो।
फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, गिनती कहाँ से शुरू होगी? जब आपने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया उसके 10 दिन वर्किंग डेज के अंदर। इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। Start of book closure in case of interim dividend, which when book closure is announced। बुक क्लोजर क्यों अनाउंस किया जाता है? कुछ अरसे के लिए कंपनी की बुक्स को क्लोज कर दिया गया। कौन सी? जो शेयर होल्डर रजिस्टर था, यानी कि ट्रांसफर्स को रोक दिया जाता है। क्यों? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का पता चले। कंपनी ने समझा कि जनाब ये मिस्टर ए इस वक्त शेयर होल्डर है, वो उसके लिए डिविडेंड तैयार करने लगे हैं, तो अभी मिस्टर बी लेके आ गया कि जनाब ये तो मुझे ट्रांसफ़र हो गई, अब वो मिस्टर बी को दें। यानी कि वो कुछ अरसे के लिए बुक क्लोजर का मतलब जो है रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स को क्लोज कर देते। दो चीज़ें बताई गई हैं। एक फाइनल डिविडेंड में तो कोई मसला नहीं है, जिस दिन अनाउंस हुआ उसके 10 वर्किंग डेज में। अब आ जाए इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए 2 पॉइंट्स हैं जहां से काउंटिंग शुरू होगी। अगर तो बुक क्लोजर होता है, बुक क्लोजर की कमेंसमेंट से 10 दिन गिने जाएंगे। बाज़ औक़ात कंपनीज बुक क्लोजर नहीं करती, तो फिर कब से 10 दिन गिने जाएंगे? जिस दिन डिक्लेयर हुआ था। बी पॉइंट ये कहता है इट्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड क्या है? अगला क्वेश्चन है। जो फाइनल डिविडेंड के अलावा है वो क्या है? इंटरिम डिविडेंड। Further, every listed company shall ensure that the book closure must be started for the determination of interim dividend entitlement within 15 days of the date on which dividend is approved by the board. लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजिम है कि जिस दिन अनाउंस किया गया उसके 15 दिन के अंदर बुक्स को क्लोज कर दें, स्टार्ट कर दें बुक क्लोजर। एक बुक क्लोजर की स्टार्टिंग टाइम है और एक एंड टाइम है। एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए बुक्स क्लोज रहेंगी। एक स्टार्टिंग टाइम, एक एंड टाइम। जिस दिन अनाउंस किया गया उसके कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर उसको स्टार्ट कर दें। So the manner of payment listed company, in case of listed company, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी कैश। किस सूरत में? लिस्टेड कंपनी। Other than listed company, क्या manner of payment? A company other than listed company shall obtain cash dividend distribution mandate at the time of becoming a shareholder of the company, comprising of the following 3 modes from the registered shareholder। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर से पूछा जाएगा कि तुम्हें डिविडेंड किस तरह चाहिए। इन 3 तरीकों में से कोई एक अडॉप्ट कर लो। डायरेक्ट ट्रांसफ़र इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट यानी कि ऑनलाइन, और डिविडेंड वारंट, डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट ए शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, इट फंक्शंस लाइक ए क्रॉस चेक। ये भी एक क्रॉस चेक की तरह का है डिविडेंड वारंट। तीसरी ऑप्शन क्रॉस चेक की। जो लिस्टेड कंपनीज के अलावा कंपनीज हैं उनमें 3 ऑप्शंस हैं डिविडेंड पेमेंट की, और ये जब कोई शेयर होल्डर बनेगा उस वक्त उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें डिविडेंड किस तरह चाहिए। लिस्टेड कंपनी की सूरत में एक ही तरीका है पेमेंट का।
The shareholder can change the mandate at any time during the year through a written request containing all the requisite details to the company. अब आप अपना तरीका, मैं पहले कहता हूँ जी मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, फिर बाद में कहता हूँ जी मुझे क्रॉस चेक चाहिए, तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता हूँ।